अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ रूम में आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं सना मिर्जा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुख्तसर सही लेकिन तब्दीली के साथ एक नया बजट पेश किया है। किस हद तक ये जो 9 से 10 माह का बजट है ये पिछली हुकूमतों के बजट से मुख्तलिफ हो सकता है। और अगर हम ग्राउंड रियलिटी को मद्देनजर रखें तो जो मुल्क की मईशत के हालात थे, जिन मसाइल से इस वक्त पाकिस्तान दरपेश है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कुछ और ऑप्शन भी हो सकते थे या फिर मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यही फैसले कर सकती थी। आज जो वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर साहब ने बजट पेश किया उसमें थोड़ा सा बात करेंगे। उन्होंने कुछ एनर्जी सेक्टर के हवाले से भी और रिसोर्सेज के हवाले से भी बात की है। फिर नॉन फाइलर्स और फाइलर्स से लेके क्या स्ट्रैटेजी रही है इस बजट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ये भी हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा। और सबसे बढ़कर ये कि क्या अगले 9 माह में कुछ बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है या फिर जैसे हालात हैं और जिस तरीके से पीटीआई क्लेम करती है कि नून लीग जिस तरह जिस स्टेज के ऊपर इकोनॉमी को छोड़ के गई है उसमें इससे बेहतर की गुंजाइश मौजूद नहीं थी। प्रोग्राम में आगे चलकर हम ये भी बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ की तरफ से एक अच्छी खबर यह आई है कि अपोजिशन जो कि एक तहकीकाती कमीशन जो कि इंतखाबात में मुबैना तौर पर धांधली के इल्जामात बार बार आयद किए जाते रहे हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, उसको इनिशिएट किया गया है आज शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से। और यह कहा गया है कि खुसूसी कमेटी बनाई जाएगी। इस पर पीपल्स पार्टी ने अपनी रिजर्वेशंस का इजहार किया है और यह कहा है कि इसको हेड करना चाहिए अपोजिशन के नुमाइंदे को, इसमें बराबर कैंडिडेट्स होने चाहिए। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब की यह राय है कि जो फैसला होगा वो पीटीआई के जो कायद हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान है इमरान खान साहब, वो इस पर फैसला करेंगे या फिर उनकी कंसेंट से फैसला किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो फिर तहफ़्फ़ुज़ात अपोजिशन के अपनी जगह मौजूद रहेंगे। इस एफर्ट की फिर तमाम का तमाम जो इसका असल मकसद था इस काम का वो ज़ाया हो जाएगा अगर पीटीआई ऐसा अफोर्ड कर सकती है। और अगर नहीं कर सकती तो क्या ऑप्शन हो सकते हैं इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन के पास, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में इमरान खान साहब की तरफ से एक अहम बात जो की गई और इससे पहले कराची के दौरे में भी उन्होंने इस पर जिक्र किया था और कहा था कि वो ऐसा करना चाहते हैं, वो था शहरियत से मुताल्लिक। पाकिस्तान में इस वक्त लाखों की तादाद में अफगान महाजरीन मौजूद हैं और इसके अलावा जो बंगाली हमारे भाई हैं उनके हवाले से भी इमरान खान साहब का कहना था कि ये लाखों की तादाद में पाकिस्तान में है और इनकी एक बड़ी तादाद कराची और सिंध में मौजूद है। अगर इनको मेन स्ट्रीम में ले आया जाए और उनको शहरियत दे दी जाए तो इससे बहुत फर्क पड़ सकता है, क्योंकि शहरियत ना होने की वजह से ये मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं, मुख्तलिफ जो तरक्की के रास्ते हैं उनके ऊपर नहीं जा सकते। नौकरियों से लेके, तालीम से लेके, बैरून मुमालिक से लेके इनको कहीं भी कोई ऑप्शन मौजूद नहीं होता। लेकिन इस पर सिंध और सूबा बलूचिस्तान की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। अगर तो वो वाकई जस्टिफाइड तहफ़्फ़ुज़ात हैं, रिजर्वेशंस हैं, तो पीटीआई को कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, वरना सालों से दबा हुआ ये मामला अगले आने वाले सालों भी दबा रह सकता है। और अगर पीटीआई इस पर कंसेंसस बनाने में कामयाब हो जाती है तो एक बड़ा वोट बैंक हो सकता है अगले इलेक्शन में वो पीटीआई की जो बैगेज है उसमें भी ऐड ऑन हो जाए। तो यकीनी तौर पर पीटीआई को एक विनिंग सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उसके लिए उसको 2 सूबों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। इन इशूज़ के ऊपर हम बात करेंगे। जो मौजूद पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है, मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मुर्तज़ा वहाब साहब मौजूद है वीडियो लिंक पर कराची से। मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ स्टूडियोज़ में साहबजादा अमीर सुल्तान साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ वीडियो लिंक पर ही सीनियर तजियाकार और सहाफ़ी एहतशामुल हक साहब मौजूद हैं। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं आगाज़ करना चाहूंगी एहतशाम साहब आपसे, उसके बाद मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल राय भी लूंगी। सर, ये जो आज बजट पेश किया गया है, आप इसको क्या समझते हैं कि 9 माह का बजट था, इससे कितना बेहतर हो सकता था या ऑप्शन ही पीटीआई के पास ये था जिन स्टैट्स और आदाद शुमार के बीच में रखा गया है इन्हें? देखिए सनत, दयानतदारी से बात की जाए, वो अक्सर कहते हैं ना कि आप और मैं जो है ना जिनका ताल्लुक सहाफ़ी बरादरी से, हमें बिल्कुल फेयर होकर बात करनी चाहिए। हम सियासतदान तो है नहीं है कि हम अपोजिशन में हो तो कुछ और बात करें, गवर्नमेंट में आए तो कुछ और बात करें। अब मसला जो आपने शुरू में बताया, ऑप्शंस इस वक्त जो है ना वो पीटीआई गवर्नमेंट के पास न होने के बराबर है। अब देखें, 2 बड़े सीरियस चैलेंजेस हैं। एक है बजट का खसारा। अगर आप पिछला माली साल जो गुजरा है उसमें आप देख लें कि एंड अप हुआ 6.6%, जिसका मतलब है 2.66 ट्रिलियन रुपीज़ का खसारा। और कहा जा रहा है कि अगर यही इस तरह सिलसिला चलता तो अगला माली साल जो ख़त्म होगा 30 जून 2019 को, ये बजट का खसारा ये 7% से ज़्यादा हो जाएगा। तो असल मसला यह है कि बजट के खसारे को कहते हैं ना सना कि ये
सबसे बड़ी इकनॉमिक इल जो है ना ये आपके लिए होती है पूरे आपके बजट में, इसको आपने कैसे ठीक करना होता है। अब हुकूमत ये कहती है कि जी इतना ख़राब करके चली गई है PML गवर्नमेंट के, हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम क्या करें सिवाय इसके कि हम बजट को इस तरह दोबारा से बनाएं कि उसमें टैक्सेशन भी लगे, कुछ थोड़ा बहुत इन्होंने जो जिस तरीके से पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्लान है उसको भी बढ़ा दिया बजाय कट करने के, वो भी एक रिलीफ देने वाली बात आएगी। फिर जिस तरीके से आगे चल के बातें हो रही हैं कि जी किस तरीके से आपने ये इंपोर्ट को कट करने की कोशिश किया है, लग्जरी आइटम अननेसेसरी इंपोर्ट्स को रोकने की कोशिश किया है। फिर आगे चल के ये भी बात सामने आएगी कि जी कहा जा रहा था कि जी आम आदमी पे जो टैक्सेशन है वो जो ऑलरेडी हमें सैलरीड क्लास को जो एक फ़ायदा पहुँचाया गया था कि 12 लाख तक की इनकम जो है ना उस पर टैक्स नहीं था, उसको भी दोबारा टैक्स मेट में ले आया, अगरचे वो तादाद पैसों के हवाले से कम है। दूसरा बड़ा मसला जो है ना वो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है जो $18 बिलियन का हो गया। अब इंटरनली पैसा जनरेट हो नहीं रहा, बाहर से इनफ्लोज आ नहीं रहे, रेमिटेंस आपकी कम हो गई हैं, 20 के बजाय 19 बिलियन की रह गई हैं, एक्सपोर्ट आपकी जो है $20 बिलियन की रह गई है, इंपोर्ट्स आपकी 50 बिलियन से तजावज़ कर गई है। तो ट्रेड खसारा अलहदा से है, करंट अकाउंट डेफिसिट का खसारा अलहदा से है और फिर फिस्कल डेफिसिट बजट का खसारा अलहदा से है। इस सारी चीज़ों को सना देखते हुए मैं देख रहा हूँ कि ऑप्शन इनके पास नहीं है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा मैं थोड़ा सा आपसे बात इस पे भी करूंगी कि नॉन फाइलेंस को भी कुछ रिलीफ दिया गया है। सर मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ सर, मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ। मलिक अहमद खान साहब ने भी ज्वाइन किया, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं। एहशाम साहब से मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ। मलिक साहब से बहुत शुक्रिया आपका। सर मैं आपसे भी थोड़ा सा जानना चाहूंगी, लेकिन मुर्तज़ा वहाब साहब से मैं थोड़ा शुरू करती हूँ, अपोजिशन का हिस्सा भी हैं। मुर्तज़ा साहब सर आज की जो बजट था उस पर आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरीके से बार बार बात करती रही है कि शहरियों के लिए सहूलत कहीं नजर नहीं आती है, आज के इस बजट को आप आवाम दोस्त बजट समझते हैं? वैसे तो ये 9 माह पर मुहित है, लेकिन आपको लगता है सर कि कुछ इसमें बेहतरी की गुंजाइश हो सकती थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सना, बजट तो बजट होता है, ख्वाह वो 9 माह का हो, 12 महीने का हो, 6 माह का हो, उसकी जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं उसके पॉजिटिव असरात आते हैं और जो नेगेटिव चीज़ें उसके नेगेटिव असरात आते हैं। देखिए बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि बार बार अगर आप असद उमर साहब और PTI का प्रोपेगेंडा सुनते पिछले 5, 6, 8 सालों में, वो हर गवर्नमेंट को इस बात पे क्रिटिसाइज़ करते थे कि हम अपने टैक्स नेट को बढ़ाते नहीं हैं और हमने कभी भी अपनी रेवेन्यू जनरेशन के ऊपर फोकस नहीं किया। तो पिछले सालों के अंदर टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए, लोगों को इनकरेज करने के लिए कि वो टैक्स नेट में शामिल हों, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी वफाकी हुकूमत FBR की जानिब से, जिनमें से एक रिस्ट्रिक्शन ये थी कि जो नॉन फाइलर होगा वो आसानी से गाड़ी नहीं ख़रीद सकता, जो नॉन फाइलर होगा वो प्रॉपर्टी आसानी से नहीं ख़रीद सकता। ये दिक्कत थी जिसकी वजह से लोग, और आपके सामने है कि जिस तरीके से पिछले सालों में पाकिस्तान में लोगों ने गाड़ियाँ खरीदी हैं, प्रॉपर्टी खरीदी, लोगों के पास पैसा था। तो आइडिया उस रिफॉर्म का ये था कि उन जी मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि अगर आप सिग्नल ये दे रहे हैं लोगों को कि जी अब आपको फाइलर होने की ज़रूरत नहीं है, आप विदाउट बीइंग अ फाइलर आसानी से प्रॉपर्टी भी ख़रीद सकते हैं, गाड़ी भी ख़रीद सकते हैं, तो आप मैसेज क्या कन्वे कर रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने पिछले 2, 2.5, 3 सालों में, 4 सालों में अपने आप को फाइलर करार दिया था, जो कि टैक्स नेट में आए थे? मैं समझता हूँ बड़ा नेगेटिव मैसेज इस बात का किया। दूसरी बात जो बार बार PTI पिछले सालों में और बड़ा प्राउडली प्रोपोगेट करती थी कि जी जो ऑयल प्राइसेस हैं, जो गैस प्राइसेस हैं, इसके अंदर जो टैक्स का कंपोनेंट है वो इतना ज़्यादा है कि गरीब आवाम के ऊपर सबसे बड़ा बोझ पड़ता है ये। अगेन आवाम ने इस प्रोपेगेंडा के ऊपर इनको वोट दिया कि नून लीग की हुकूमत ने टैक्स नेट को बढ़ाया, टैक्स को कम नहीं किया, पीपल्स पार्टी भी इस इशू को एड्रेस नहीं कर पाई। अब ये आ गए हैं फरिश्ते हमारे पास जो कि गैस के ऊपर टैक्स को कम करेंगे, ऑयल के ऊपर गैस को कम करेंगे। आज इसके बरक्स हुआ है कि आज सुबह के आप अखबारात पढ़ें तो वो कहते हैं 145% टैक्स की जो कंपोनेंट था उसको बढ़ाया गया है। ये शो करता है वो तजादात, ये शो करता है कि इनके जो ऑपोजिशन के ज़माने में स्लोगन्स थे वो सिर्फ बातें थी, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी, पॉलिटिकल गिमिक्स थी, लेकिन आज जब ये हुकूमत में आए हैं तो इनको वही फैसले करने पड़ रहे हैं। सुल्तान साहब से इससे पहले कि ये भी ऐड ऑन कर दें, चलिए आप यहाँ तक का जवाब दे दें
ये नॉन फाइलर और फाइलर वाला इशू ये तो बिल्कुल समझ से बाहर है सर, कि जो नॉन फाइलर्स हैं उनके लिए बड़ा प्रिविलेज हो गया ये कि अब वो गाड़ी भी खरीद सकते हैं, घर भी खरीद सकते हैं। वो स्पेशल क्लॉज वैसे क्यों हटाई गई है? सबसे पहले तो सर ये जानना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच जी। जो नॉन फाइलर्स की जी मेनली क्लॉज हटाई गई है, वो आप थोड़ा सा इसको अप्रिशिएट करेंगे कि ज़्यादातर जो नॉन फाइलर्स के इशू आ रहा था वो आ रहा था ओवरसीज़ पाकिस्तानी के हवाले से। बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं, जो कि जब यहाँ पे कुछ बाय या सेल करते हैं तो हमारा फॉरेन रेमिटेंस बहुत ज़्यादा मुल्क में आती है, फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि बाहर से वो पैसा भेजते हैं यहाँ पे जो भी परचेज़ या सेल होती है उसके लिए। तो वो चीज़ बिल्कुल रुक गई थी। तो नॉन फाइलर्स को एक अम्ब्रेला क्लॉज नून लीग की गवर्नमेंट ने दे दी थी कि जो भी नॉन फाइलर है वो इतनी चीज़ें तो ले ही नहीं सकता, अगर लेगा तो इन कंडीशंस के थ्रू जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज में रहते हैं, जिनका यहाँ कारोबार ही नहीं है, के लिए किया गया ये नहीं, उनको भी रखा, क्योंकि देखें ना जी बहुत सारे ओवरसीज हैं जिनका यहाँ कारोबार ही नहीं है, तो वो यहाँ पे टैक्स रिटर्न फाइल कर ही नहीं सकते। नहीं तो सर क्या ये स्पेशल क्लॉज इस तरीके से होगी कि जो ओवरसीज हैं सिर्फ उनके लिए ये ऑप्शन? नहीं, ये पूरी अम्ब्रेला क्लॉज है जी, कोई डिस्क्रिमिनेशन इसमें नहीं की गई है। यहाँ पे भी जो है वो भी कर सकते हैं, लेकिन मेनली इसके पीछे जो वजूहात थी उसमें एक ये थी कि बहुत सारी फॉरेन रिमिटेंस जो कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज में इजाफा करती है वो रुक गई थी। अच्छा, इसमें आपको क्या लगता है कि इसमें कौन कौन से प्लसेस हैं जो पीटीआई ने ऐड ऑन किए इस बजट में, या आपके पास इतने कम ऑप्शंस थे कि इसी में रहकर आपने काम किया? मेरे ख्याल में जी अगर आप इस बजट को अप्रिशिएट करना चाहें ना, तो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लेना चाहिए कि पिछली गवर्नमेंट ने जो बजट दिया उस वक्त, ये बल्कि उस चीज़ का भी जवाब होगा कि जो हम पे बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि अपोजिशन में हमारी स्टेटमेंट्स और थी और अब और हो गई हैं, लेकिन एक्चुअली जो फैक्ट्स एंड फिगर्स जो अपोजिशन में जब हम थे तो जो नून लीग की गवर्नमेंट बता रही थी वो बिल्कुल और थी, लेकिन जब आप गवर्नमेंट में आके आपने एक्चुअल फिगर्स देखी हैं तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। मतलब मैं 2-3 मिसालें आपको दे दूं कि इन्होंने कहा कि जी 350 बिलियन का प्रोविंसेस का जो है वो रेवेन्यू में सरप्लस है, वो जब गवर्नमेंट में हम आए तो पता चला कि एक्चुअली 16 बिलियन का लॉस है उसके अंदर। 350 बिलियन का जो एक्सपेंडिचर है वो नहीं दिखाया गया, 250 बिलियन का जो रेवेन्यूज दिखाए गए हैं वो गलत दिखाए गए हैं, वो 250 बिलियन से बहुत कम उसके आते हैं। तो यानी आपके ख्याल में कुछ हकायक को छुपाया भी गया? हकायक को बहुत हद तक छुपाया गया, जो कि एक डॉक्यूमेंटेड चीज़ है, वो मैं अपनी तरफ से मतलब पब्लिक डॉक्यूमेंट है, पिछला बजट भी उसके अंदर भी, और अब जो एक पिंक बुक होती है उसमें पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स क्लियरली दिए गए जाते हैं। अगर वो आप उनको कंपेयर कर लें तो हर चीज़ सामने आ जाएगी। तो उस लिहाज से हमारे पास ऑप्शन नहीं थी। जितना एक बेहतरीन एक बजट, जितना कम से कम गरीब इंसान पर हम बोझ कम से कम डाल सकते थे उतना डालने की, यानी कि अवाम दोस्त उसको पीटीआई समझते हैं। मलिक साहब सर अब ये फरमाइएगा सर कि एक तो पीटीआई से पहले नून लीग ने पूरे साल का बजट दिया, थोड़ा सा उन पर तनकीद हुई कि जी आपके चंद मारे गए, आप पूरे साल का बजट क्यों देके जा रहे हैं। अगर हम उसको कंपेयर करें इस बजट के साथ जो अब दोबारा से पेश किया गया है, क्या आपको कंपैरिजन में कौन सा बजट ज़्यादा बेहतर से नज़र आता है? नहीं, बहुत शुक्रिया। मैं आपकी इस पूरी बात को 3 हिस्सों में तकसीम कर देता हूँ। एक वो हिस्सा जो एहतशाम साहब ने कहा, अगर तो वो सारे डिफिसिट्स जो चाहे ट्रेड में थे, चाहे वो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में हैं, अगर तो उनको प्लग करने के लिए इस बजट में कोई एक्टिविटी नज़र आती और अगर वो रिग्रेसिव टैक्सेशन से हटकर होती तो फिर तो शायद हम कुछ देखते कि नीयत में कुछ है कि कुछ बेहतरी की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। लेकिन ये तो गरीब आदमी पर, हर तबके पर, मिडिल क्लास पे, सब पे 92 बिलियन के इनडायरेक्ट टैक्सेस थोप दिए गए हैं। पीटीआई की गवर्नमेंट ने ये कह रहे हैं कि अनपॉपुलर डिसीजन है। मैं कह रहा हूँ कि अनपॉपुलर डिसीजन नहीं है, ये डिसीजन बेसिकली गरीब दुश्मनी पर मबनी है। और इन्होंने इस डिसीजन को लेते वक्त एक इनका अपना नैरेटिव था। अब इसका दूसरा हिस्सा मैं ये कर देता हूँ कि इन्होंने एक अपनी पब्लिक पोजीशन ले रखी थी। अब एक गवर्नमेंट जो फॉर्म हुई और वो अपने पहले महीने में ही अपनी पब्लिकली एक्लेम्ड पोजीशन से रिट्रीट करती है, तो फिर उसको ये सोचने का मकाम है कि जब आप यू आर आस्किंग फॉर द वोट, आप पब्लिक से प्लेज कर रहे थे, तो उनको आपने एक रे ऑफ होप दी कि जो गवर्नमेंट टैक्सेशंस कर रही हैं, जैसे मुर्तज़ा ने कहा, बड़ी पर्टिनेंट बात की उन्होंने कहा कि जब ये इस बात पर वोट मांगते रहे और इनकी पब्लिक प्लेज ही ये थी, तो आज जो उन्होंने पहला एक्ट किया, ये उनका पहला सीरियस डॉक्यूमेंट था जो उन्होंने प्रोड्यूस किया। और इसमें रिग्रेसिव टैक्सेशंस, फिर कल हम तो ये एलेज भी कर रहे हैं कि भाई क्यों 2 दिन पहले, आज बजट तो आपने दिया, 2 दिन पहले ये जो गैस की प्राइसेस के स्लैब्स आपने किए हैं, 2 दिन पहले क्यों बाहर निकले? किसका हेड रोल किया? किसको आपने इस पे अकाउंटेबल खड़ा किया? क्या कोई इनसाइडर ट्रेडिंग, कोई ऐसा कोई झगड़ा तो नहीं कि कहीं आपने बहुत सारी कंपनीज को आपने टिप कर दिया और उसको आपने लीक करके उनको बेतहाशा फ़ायदा दे दिया? बहुत सारे शकूक व शुबहात और तहफ़्फ़ुज़ात उठ रहे इन बातों पर। और हम ये कह रहे हैं कि देखें, ये तो दुरुस्त हुआ कि आप जब अपोजिशन में होते हैं आप एक नैरेटिव लेते हैं और उस पर चलते हैं, लेकिन जब आप हुकूमत में आते हैं तो कम से कम जिस एजेंडे को आपने
आपने पब्लिक के पास लेकर गए होते हैं, उसको टो करते हैं। तो इनको इस टैक्सेशन रजीम में नहीं जाना चाहिए था, नंबर 1। नंबर 2, अगर कुछ ऐसे लूप होल्स थे और बार बार जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट गई थी तो हमें पता है ये मुश्किल माशी सूरत हाल है इस मुल्क के अंदर। 2013 में $6 बिलियन के रिजर्व्स थे। लेकिन माजरत के साथ जब नून लीग भी गई तो वैसे तो ये सवाल खासा पुराना हो चुका है, लेकिन नून लीग को पूरे साल का बजट देने की क्या जरूरत है? नहीं, देखिए मैं इसमें मैं एक वजाहत ये पेश मैंने सिर्फ एक ऐड ऑन किया है, सिर्फ आप दुरुस्त कह रही हैं। देखिए इसमें मैं ये वजाहत दे सकता हूँ कि जब आप बजट पेश कर रहे थे और उस बजट के ऊपर आज अगर उसके ऊपर कोई करेक्टिव मेजर्स लेने थे तो क्या वो टैक्सेशन के जरिए लेने थे और उसका सारा बोझ जो है वो पब्लिक पे डालना था। अच्छा, अभी ये बड़ा जिक्र बार बार हम देख रहे हैं और इसमें एक बड़ा स्यापा डाला हुआ है, मतलब एक आम जुबान में कि भाई खजाना खाली है, खजाना खाली। मुझे बताएं पिछली 4 दिहाइयों से कब खजाना भरा था? जो गवर्नमेंट आई है क्या उसने इन हालात में जंगी बुनियादों पर इक़दामात करके अपने आप को लेकर नहीं चले? और फिर अगर आप टोटली द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, प्राइम मिनिस्टर खुद खड़े होकर कह दें और वो फिगर्स दें जिन फिगर्स में हमें बड़ी तशवीश है इस बात पे कि जब प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट देते हैं तो वो कहते हैं कि डेट सर्विसिंग में हमें ये अमाउंट देनी है, जब उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आते हैं तो वो से जो स्टैट मलिक साहब ये कोट कर रहे हैं उसके मुताबिक तो ये कह रहे हैं कि जितनी बातें की गई थी नून लीग के टेन्योर खत्म होने में, मुख्तसर जवाब चाहूंगी, मुझे फिर से कमेंट लेना है, वो नजर नहीं आते वो स्टैट्स। देखिए जी मैं आपकी तरफ आती हूँ, मेरा सिर्फ उसमें एक नुक्ता है कि वो डॉक्यूमेंट जी मैं सर आपकी तरफ आती हूँ, मलिक साहब कंप्लीट कर लें। जो अभी अमीर हमारे भाई हैं क्योंकि ये बिल्कुल ऑपोजिट फिगर्स बता रहे हैं, नून लीग कुछ और बताती रही है। उसमें तो उसका बेहतरीन हल असेंबली का फ्लोर है और वो डॉक्यूमेंटेड है। आप कह रहे हैं और अगर कोई मिस स्टेटमेंट कोई इस जगह पे करता है, हमारा तो अब ये दावा है कि पीटीआई मिस स्टेटमेंट्स कर रही है, बार बार कर रही है, यानी पार्लियामेंट फ्लोर पे इसके ऊपर बात की जा सकती है। मुर्तजा साहब सर आप कुछ कहना चाह रहे थे सर? मैं सिर्फ एक कमेंट करना चाहूँगा, जो अभी पीटीआई के हमारे दोस्त ने लॉजिक दी है ये नॉन फाइलर्स वाली एग्जेम्पशन हटाने की। देखें वो रीजनिंग ये दे रहे हैं कि एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानी जो हैं वो पैसे पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे। शायद चले मैं इनकी लॉजिक से अगर अग्री कर लूँ, आप ये ज़रा सोचें कि आपने कितनी बड़ी विंडो उन लोगों के लिए खोल दी है जिनके पास इल गॉटन फंड से पाकिस्तान के अंदर, जिनके पास करप्शन का पैसा था, जो कि अब पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टीज खरीद पाएंगे और उनके ऊपर टैक्स पे करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। तो ज़रा मैं समझता हूँ इनको सोचना चाहिए कि उन्होंने क्या मैसेज कन्वे किया है एक आम पाकिस्तानी को। बिल्कुल सही मैसेज जरूर कन्वे हुआ है, लेकिन सर अब पाकिस्तानियों पे बेहतर फैसला छोड़ते हैं क्योंकि पीटीआई की तरफ से बार बार ये कह रहे हैं। छोटा सा एक वक्फा ले लूं, उसके बाद शाम साहब सर आपसे शुरू करूंगी। एक तो छोटा सा क्वेश्चन इसी बजट के हवाले से करना है कि टैक्स नेटवर्क को बढ़ाने के लिए इस बजट में कोई खास इकदाम नजर नहीं आते, आखिर इसकी क्या वजह है? क्योंकि बार बार कहा जाता रहे। और इसके अलावा ये भी बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ की तरफ से एक अहम डेवलपमेंट जो आज हुई है वो ये है कि मुबैना तौर पर जो इंतखाबी कमीशन के हवाले से बार बार बात की जाती रही कि धांधली हुई है इंतखाबात में, उस पर एक कमीशन बनाने पर इत्तेफाक तो होने जा रहा है, कमेटी बनाने जा रहे हैं, लेकिन अगर उस कमीशन को बनाते वक्त मद्देनजर नहीं रखे गए अपोजिशन के मुतालबात तो फिर उस कमीशन का मकसद खत्म हो जाएगा। आखिर वो क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन में कामयाब जरूर हुई, लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन में थी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इंतखाबात में धांधली हुई है। और शायद इन्हीं शिकायत को मद्देनजर रखते हुए पीटीआई की तरफ से आज ऐलान किया गया कि एक कमेटी भी बनाई जाएगी, लेकिन उस कमेटी की सरबराही कौन करेगा, किस तरीके से वो चलेगी, इसके ऊपर अपोजिशन और हुकूमत हमें एक पेज पर नजर नहीं आती है। मैं मुर्तजा साहब सर आपसे शुरू करूंगी। सर बिलावल साहब ने आज गुफ्तगू की है, उन्होंने सबसे ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। सर थोड़ा सा आप बयान फरमाएंगे कि किन किन बातों के ऊपर पीपल्स पार्टी मान सकती है, खास तौर पर सरबराही से लेके जो इक्वल नंबर की बात की है आज बिलावल साहब ने? थैंक यू सना। देखिए
बिलावल साहब या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि चूँकि इल्ज़ामात अपोजिशन की सारी जमातें लगा रही हैं, तो जो कमेटी बनेगी पार्लिमानी उसकी कॉम्पोजिशन इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि नेचुरली इल्ज़ाम लग रहा है इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ और उसके अंदर बेनिफिशरी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो इसीलिए अगर इक्वल नंबर्स अपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस के होंगे तो ज़्यादा बैलेंस्ड कॉम्पोजिशन हो सकती है और फेयरली इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये भी समझती है कि चेयरमैनशिप जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलनी चाहिए, क्योंकि अगेन अगर आपने रूलिंग पार्टी को वो दी जो कि बेनिफिशरी है इस इलेक्टोरल रिगिंग के प्रोसेस की, तो मैं समझता हूँ इस पूरी पार्लिमानी कमीशन के पर्पस को डिफीट कर दिया जाएगा। चूंकि तहरीक इंसाफ बार बार ये कहती है और वो क्रेडिट लेने की कोशिश करती है कि रिगिंग नहीं हुए इस इलेक्शन में और वो फेयर तरीके से कामयाब हुए, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी उस कमेटी के अंदर आ जाए, उसकी चेयरमैनशिप कोई भी कर ले, इनको उस बात से अग्री करना चाहिए, बिकॉज दे शुड बी कॉन्फिडेंट एंड कन्विंस्ड कि उन्होंने फेयर तरीके से इलेक्शन जीता है और उनको कोई अनफेयर एडवांटेज इलेक्शन कमीशन की तरफ से या किसी और इंस्टीट्यूशन की तरफ से नहीं मिली। तो इसके मैं समझता हूँ अगर मेरी आवाज आ रही है, इस पे छोटा सा सवाल है पीटीआई के ऊपर है चेयरमैनशिप। सर मैं पूछना चाह रही हूँ, चेयरमैनशिप आपके ख्याल में पीपी को ही मिलनी चाहिए या नून लीग ज्यादा बेहतर हकदार हो सकती है, क्योंकि फ्रंट पर ऑपोजिशन का किरदार तो मेनली लीड तो नून लीग कर रही है। देखिए मैं समझता हूं कि नून लीग और पीटीआई दो डिफरेंट एंड्स पर खड़े हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इशू बेस्ड पॉलिटिक्स कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मकसद जो है वो सिर्फ पीटीआई को टारगेट करना या उसको मलाइन करना नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मकसद ये है कि इसकी शफाफ तहकीकात हो, शफाफ इंक्वायरी हो, ताकि ये मालूम किया जा सके कि आया आवाम का मैंडेट जेन्युइन तरीके से पीटीआई को मिला है या उस मैंडेट को चुराया गया है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूंकि एक बैलेंस पोजीशन में है तो वो ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होगी इस कमेटी की सरबराही करने के लिए, ताकि मेरिट के ऊपर ट्रांसपेरेंटली बेस्ड ऑन फैक्ट्स एक प्रॉपर इंक्वायरी हो सके। अगर आपने पीटीआई को इसका चेयरमैनशिप दे दी तो वो अपने इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करेंगे, अगर आपने पीएमएलएन को दे दी तो वो अपने इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करेंगे। मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी उस दरमियान में खड़ी है जिसका इंटरेस्ट सिर्फ एक है, पॉइंट स्कोरिंग नहीं है। हम सिर्फ एक चीज जानना चाहते हैं कि किस तरीके से मैंडेट को चुराया गया या नहीं चुराया गया, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट पार्लियामान को मुस्तहकम करना है, किसी एक सियासी जमात को नीचे दिखाना नहीं है। बिल्कुल ठीक मुर्तज़ा साहब। सर इस तरह तो मलिक साहब ये समझा जाए कि ये तो थर्ड पार्टी बन जाएगी, एक तरह से न्यूट्रल पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बन जाएगी। इसका मतलब पीपल्स पार्टी को रिजर्वेशन उस हद तक नहीं है सर? नहीं सर, देखिए मैं इसकी मेरे नज़दीक इसकी जो बेहतरीन बात हो सकती है वो ये है कि अगर अपोजिशन किसी एक नुक्ते पर मुत्तहिद थी और अगर ऑल अपोजिशन पार्टीज़ अलाइंस भी फोर्ज हुआ था तो वो सिर्फ रिगिंग के पॉइंट पर हुआ था। हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून ने तो स्पीकर के इलेक्शन में वोट दिया, लेकिन पीपल्स पार्टी ने फॉर रीजंस बेटर नोन टू देम उसमें नहीं दिया। प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स भी अलग-अलग से आए, बारकैफ वो वक्त गुजर गया, लेकिन ये वो नुक्ता है जिस पर ये इत्तेहाद बना था। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब ये बाहमी कंसेंसस के साथ मशावरत के बाद ये बात तय होनी चाहिए कि किसको इस कमेटी का सरबराह बनना चाहिए और हुकूमत को, क्योंकि नोबडी कैन बी, नून लीग अभी भी चाहती है कि कंसेंसस से ये फैसला हो। ये वो एक पॉइंट है जिस पर तमाम जमातें इकट्ठा हुई थीं, तो प्रिंसिपल ये डिमांड करता है कि इस पर बैठ के बात होनी चाहिए। और उसके अलावा जो नोबडी कैन बी जज ऑफ हिज ओन कॉज, किसी अभी इनकी तो गवर्नमेंट बनी है और हमारा तमाम अपोजिशन पार्टीज़ का ये एतराज़ है कि ये हुकूमत जो बनी है ये रिगिंग के नतीजे में बनी है और उसके ऊपर बड़ी बेसिक सवालात उठे हैं जिनका आज तक जवाब नहीं मिला। उसमें पहला सवाल ये उठा कि 1 2 3 4 5 वो डिटेल है सारी, आपके प्रोग्राम का वक्त थोड़ा होगा, अभी फोरम नहीं है, लेकिन उन जेनेरिक सवालात के जवाबात नहीं मिले। तो इस वजह से हम ये कहते हैं, लेकिन एक छोटी सी बात कि पीटीआई तो कई दफा कह चुकी है ना कि अगर आपके पास सबूत हैं तो आप इलेक्शन कमीशन चले जाएं, किसी भी प्लेटफॉर्म पर चले जाएं। ये मामला इस तरह से हम ये कह रहे हैं कि अगर ये गवर्नमेंट जिस तरह शाह महमूद साहब ने आज कहा कि इसकी जो चेयरमैन होंगे वो करने का इख्तियार प्राइम मिनिस्टर पे होगा, हमें इस पर एतराज़ नहीं कि प्राइम मिनिस्टर इख्तियार रखते हैं, हमें एतराज़ तब होगा, एतराज़ नहीं है, हमें इस पर एतराज़ नहीं, हमें एतराज़ तब होगा कि अगर वो हुकूमती साइड से किसी को उसका
चेयरमैन नामजद कर देंगे, क्योंकि नोबडी कैन बी जज ऑफ हिज ओन कॉज। ये तो हुकूमत बने। अच्छा, क्या और हमारा इन पे एतराज है। आपकी बात करते हो, क्या सबूत इतने मौजूद हैं कि कोई भी चेयरमैन बन जाए, कोई भी लीड करे, नून लीग धांधली के सबूत लेके जा सकती है कमेटी के पास? सना, हम तो अभी जो बात कर रहे हैं ना, वो हम ये कर रहे हैं कि इलेक्शन का दिन गुजरा और 6 बजे से लेके अगले दिन के 2 बजे तक अनएक्सप्लेन डिले है। आरटीएस पे जो कंट्रोवर्सी है, नादरा गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, वो एक पोजीशन दे रहे हैं, और जो हमारे उनके सेनेटर हैं केपी के, वो एक दूसरी पोजीशन दे रहे हैं। और उन्होंने आके वो सवाती साहब ने आर्गूमेंट दिया, उन्होंने कहा कि ये जो फेलियर था, वो फेलियर तो एडमिट कर गए, लेकिन नादरा के पार्ट पे कर गए। लेकिन नादरा ने सब्सटेंशिएट कर दिया जो अपोजिशन पार्टीज कह रही हैं कि ये हमारे स्टोरेज डाटा की कोई ऐसी गलती नहीं थी, ये तो रिजल्ट्स के ट्रांसमिशन का प्रॉब्लम था, हमारा डिले नहीं था, ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का था। तो दिस इज अ वेरी सीरियस एलिगेशन। अच्छा, फिर हम ये कह रहे हैं कि ये वो रिजल्ट्स का रोका जाना, अनएक्सप्लेन्ड डिले, ये इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ये जब तक रिजॉल्व नहीं होगा, फिर उसके बाद डिले ही बेहतर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, उसके साथ फिर हमें ये देखना होगा कि जो पोलिंग प्रैक्टिसेस थी वो कैसे डिसरप्ट हुई। पोलिंग प्रैक्टिसेस में देखना होगा कि आपका जो वोट का टर्न आउट था वो किस तरह का था। और फिर आपको कराची का एक टेक्स्ट बुक केस है जिसमें शहबाज शरीफ साहब का हल्का है, जिसमें फैसल वाडा साहब जीते हैं, उसके ऊपर हमारे पास जो मटेरियल है, रिकाउंटिंग के हवाले से नहीं, वो छोड़ दे, रिकाउंट का परमिशन नहीं मिला, लेकिन जो मटेरियल हमारे पास है वो पूरा केस को साबित करता है कि अगर इस फॉर्मेट पे पूरे पाकिस्तान में की जाए तो यही नतीजा। मैं एहतशाम साहब से जरा कमेंट लेना चाहूंगी। एहतशाम साहब, सर 2 चीजों के हवाले से आपका कमेंट। सर, एक तो ये कि आपके ख्याल में चेयरमैनशिप में अगर प्राइम मिनिस्टर साहब से एडवाइस ली जाती है और उनकी रिकमेंडेशन आती है, तो आपके ख्याल में इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, या आपके ख्याल में पीटीआई से अगर कोई चेयरमैन नॉमिनेट किया जाता है तो इस पे ज्यादा बदएतमादी पैदा होगी अपोजिशन की? और सर दूसरा, पीपल्स पार्टी जो मुतालबात रख रही है, आपके ख्याल में वो जस्टिफाइड है या नहीं है? सर देखिए सर ना, पहली तो बात यह है कि ये बात माननी पड़ेगी कि पीटीआई गवर्नमेंट जो है ना, वो 1.5 साल जब ओपोजिशन में थी तो 1.5 साल लगा था उन्हें पार्लिमानी कमीशन, जुडिशल कमीशन बनवाने के लिए। अगरचे पार्लिमानी कमीशन के लिए भी कहा गया था उस वक्त पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, बाकी पार्टी की तरफ से भी, और पीएमएलएन अगर मान जाती तो शायद ये मुसीबत ना होती, वो पार्लियामेंट में मामला तय हो जाते। जब आप खुद ने ऑफ़र किया जुडिशल कमीशन, तो जाहिर है वहाँ तो सज़ा और जजा वाला मामला बड़ा सख्त है। देखिए, अहम सवाल यह है कि उनका 1.5 साल के बाद 4 हलकों के खोलने की बात जो है ना मानी गई थी कि, और फिर कमीशन बना था। यहाँ तो 1.5 महीने बाद उनकी बात मान ली गई है, और फिर ये प्रिंसिपल प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया था फ़ौरन ही अपनी विक्ट्री स्पीच में भी कि जो भी आप हल्के कहेंगे खोल देंगे। मेरा ख्याल है आज के 2 स्टेटमेंट जो ज़ुबैर उमर साहब फॉर्मर गवर्नर है उनका, और शहबाज शरीफ साहब का देख लें सना, वो दोनों ही कह रहे हैं कि जी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंपोजिशन इक्वल नंबर के रिप्रेजेंटेशन होगी इसमें। लेकिन उनके मुखालफिन ये भी कह रहे हैं कि जी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया गया था, उस वक्त बहुत सारी चीज़ें तय की गई थी, यहाँ तक कि जी ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन अपोजिशन की तरफ से होगा। लेकिन वो कहते हैं कोई आइन के लिहाज से ये भी नहीं है कि ज़रूर जो है ना वो कंसीड करे कि जी चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का अपोजिशन का होना चाहिए। अहम सवाल ये है कि जी ये पार्लियामानी कमीशन या कमेटी बनने जा रही है इक्वल रिप्रेजेंटेशन के साथ, अगर कोई भी सना बन जाता है इसका हेड, तो मेरे नहीं ख्याल इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। सारी पार्टियां बैठी होंगी, सबका इंटरेस्ट वहाँ पे होगा, और फिर सबसे बड़ी बात है मीडिया, सिविल सोसाइटी, जुडिशरी, पूरी कौम देख रही होगी। अगर वाक़तन इसमें कुछ गलती हुई है और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि धांधली हुई है, तो मेरा ख्याल है वो चीज़ें सामने आ जाएंगी। असल बात इस वक्त जो है, जो मेरा ख्याल है दोनों पार्टियाँ इग्नोर कर रही ना अपोजिशन की, वो है टर्म्स ऑफ रेफरेंस। अब फौरी तौर पर चाहिए कि इस पर तो एग्री करें कि भाई किन बुनियादों पर आपने ये कमेटी या कमीशन बनवाना है, क्योंकि आमतौर पर आपने देखा टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे कितना झगड़ा हुआ था पीटीआई का और पीएमएलएन का, वो कितना लंबा अरसा लग गया था। इसहाक डार साहब मीटिंगें कर करके थक गए थे, वो एक जगह इकट्ठे नहीं हो रहे थे। तो अभी तो फौरी मसला है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे इकट्ठे हो जाएं कि जी क्या खदोखाल होंगे, किन बुनियादों पे आपने जाके तहकीकात करनी है कि पता चले कहाँ कहाँ धांधली हुई है। मेरा ख्याल असल चीज़ ये है कि इस पे पीटीआई, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को बैठ के ये तय करना चाहिए ताकि ये मामला जल्दी से सूरत के साथ आगे की तरफ जाए। ये छोटी छोटी चीज़ें, कौन चेयरमैन होगा नहीं होगा, मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। अगर चेयरमैन को बन भी जाता है सवाए इसके सना के वो ये कर सकता है जी आज मीटिंग होनी है कि कल होनी है, चाहे इसमें 1 महीने का या 15 दिन का वक्फा होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, यानी कि असल टास्क जो है वो TOR होगा। अगर पिछली मिसाल को सामने रखें
जो पनामा के हवाले से थी तो उसमें भी TORs के हवाले से कुछ कंफ्यूजन था। बिल्कुल ठीक से पॉइंट आ गया शाम साहब आपका। अमीर सुल्तान साहब सर, एक तो ये कि खान साहब का कंसेंट कितना इंपॉर्टेंट है और आपके ख्याल में कितना कोशिश करेगी, लचक का मुजाहरा करेगी PTI अगर ये कोशिश की जाती है पीपल्स पार्टी या नून लीग की तरफ से कि चेयरमैनशिप जो है वो हमारे पास ही रहे, यानी अपोजिशन के पास ही रहे। दूसरा सर, ये इनिशिएटिव नो डाउट सबने अप्रिशिएट किया है कि चलें इस गवर्नमेंट ने खुद से ये स्टेप लिया है। कितनी आपको लगता है सर एक्सपेक्टेशन है कि TOR के ऊपर भी कंसेंसस गवर्नमेंट बना पाएगी? मेरे ख्याल में जी सबसे अहम सवाल जो हमारे सब के लिए उठता है वो ये उठता है कि हमें ये जो कल्चर है कि जो पार्टी हारती है इलेक्शन वो फ़ौरन सबसे पहले धांधली का इल्ज़ाम लगा देती है दूसरे पे, हमें ये ख़त्म करना चाहिए। और इसमें मेरे ख्याल में हमारे समय तमाम जमातें शायद एग्री करेंगी कि हमें इस कल्चर को ख़त्म करने के लिए एक कंसेंसस अच्छे TORs बनाने चाहिए। जहाँ तक चेयरमैन का ताल्लुक है या इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स का ताल्लुक है तो ये इंक्वायरी इक्वल अगर रखा जाए, ये रूल्स के मुताबिक जो भी हाउस के रूल्स हैं जी उसके मुताबिक वो बन जाएगी। दूसरा, अगर इक्वल नहीं भी होता तो ये कोई वोटिंग कमेटी नहीं है कि वोट के ऊपर जो है वो इंक्वायरी रिपोर्ट आपकी सामने आएगी। जो भी फैक्ट्स होंगे वो चाहे एक मेंबर किसी का बैठा हो चाहे 4 मेंबर्स बैठे हो, जो भी फैक्ट्स है उसके मुताबिक रिपोर्ट बन जाएगी। और जो चेयरमैन भी है जी वो कोई जज नहीं है, वो खाली एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ के लिए चेयरमैन बनाया जाता है कि जी आप परसों बुला लें, परसों नहीं तो चलें 10 दिन के बाद बुला लें। सो उसका मेरा ख्याल में मेरिट के ऊपर कोई असर नहीं होना चाहिए। तो मेरी रिक्वेस्ट तमाम अपोजिशन से ये होगी कि जी आप खान साहब की विल देखें कि गवर्नमेंट की डिमांड से पहले ही उन्होंने खुद अपनी पहली स्पीच में इस कमेटी का जिक्र कर दिया था, जबकि PTI को 1.5 साल लगा था। मुख्तसर वक्फा और उसके बाद एक और इशू के ऊपर बात करेंगे और वो ये है कि न सिर्फ अफगान महाजरीन बल्कि बंगाली जो हमारे अवाम के हैं, खासतौर पर कराची के अंदर जो मौजूद है जिनकी बड़ी पॉपुलेशन, उनके हवाले से खान साहब ने गुफ्तगू की और कहा है कि उनको हमें मेन स्ट्रीम में लाना होगा, उनको पाकिस्तानी शहरियत देनी होगी जिनकी तादाद लाखों में इस वक्त बताई जाती है। लेकिन इसके ऊपर से तो बलूचिस्तान में कुछ रिजर्वेशन मौजूद है, वो रिजर्वेशन क्या है और क्या उनका उन मसाइल को हल करने के बाद इनको हमें मेन स्ट्रीम में, मेन पूल में लाने में मदद मिल सकेगी? और अगर ऐसा होता है तो PTI के लिए ये एक बड़ी अचीवमेंट होगी। इस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। 1951 के कानून के तहत वो तमाम पाकिस्तानी बच्चे जो कि पाकिस्तान की ज़मीन पर पैदा हुए उन्हें पाकिस्तानी शहरियत मिलने का हक हासिल है। और ये बात कोई और नहीं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब कह रहे हैं। लेकिन इस बात की जो एक्सेप्टेंस है वो हमें हमारे मुल्क के 2 प्रोविंसेस में नज़र नहीं आते। मलिक साहब सर, आपसे आगाज़ करूँगी इस सेगमेंट का। सर ये बताएगा कि शहरियत देने से मुतालिक वो कहते हैं कि हमने कोई फ़ैसला नहीं किया है, लेकिन इस तमाम मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन को अब हमें सिस्टम के अंदर लाना होगा। खान साहब का ये नैरेटिव आपको दुरुस्त नज़र आता है सर? और इसमें अगर हम अगवानियों को भी ऐड करें। देखिए, गालिबन आज जो मैंने उनकी पार्लियामेंट में उनकी स्पीच सुनी है, मिस दैट जो फंड रेजिंग डिनर पे उनकी जो बात थी, अगले दिन जो प्रिंट में रिपोर्टेड था और फिर जो आज उनकी मैंने पार्लियामेंट में बात सुनी, तो मुझे उससे 2 अंदाजे हुए। एक तो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को किसी सूरत भी इल प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। उनके मुंह से निकला लफ्ज़ बड़े मायने रखते हैं, ऑन रिकॉर्ड होता है। अब अगर वो ये स्टेटमेंट दे दें और एलियंस का और रिफ्यूजीज़ का जो करैक्टर है जो लॉ में डिफाइंड है उसको कहीं मिस आउट कर जाएं और एक वो कहें कि ये ह्यूमन राइट्स का इशू है, तो ह्यूमन राइट्स का इशू रेगुलेटेड है मेरे मुल्क में समहाउ विद सर्टन स्टैट्यूट्स लॉज के साथ। तो ये अपने लॉ डिपार्टमेंट से कहते हैं कि वो पहले इनको एक प्रॉपर ब्रीफिंग देते, उसके बाद इमरान खान को स्टेटमेंट देते। आज मुझे ये लगा कि जो उन्होंने पहले बात की थी पार्लियामेंट में आके वो से उन्होंने एक प्रॉब्ली थोड़ा सा पीछे हट गए, उन्होंने एक अपनी पोजीशन चेंज कर ली है। और उन्होंने नहीं, डे बिफोर ही वॉज वेरी अफर्मेटिव। अब इस पे जो एतराज़ उठ सकते हैं वो क्या उठ सकते हैं। अब कराची के शहरी शायद ये कहें कि ठीक है कि हम हॉस्पिटेबल लोग हैं, हमने रिफ्यूजीज़ को जगह दी, बैठने के लिए कहा और फिर जो कंडीशंस थी उन पर हम उनको फोर्सली वापस नहीं भेज सकते थे, लेकिन हम अपनी डेमोग्राफी तो चेंज नहीं करने देंगे। अपनी डेमोग्राफी को हम कैसे चेंज करने दें? वहाँ पे जो उस खित्ते के रहने वाले लोग हैं, अगर वो अकलियत में तब्दील होने का खदशा पैदा हो जाए तो ये उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट होगा। इस पर हुकूमत को सोचना जो लोग 50s के बाद से यहाँ पर सेटल डाउन ये इसका एक मुझे इस पहलू पर एतराज़ नहीं है। इसकी अब मेरे पास कोई ऑफ द कफ सोल्यूशन हो तो शायद
बहुत से लोग इससे पहले दे चुके होते हैं, तो इस पे एक्सपर्ट्स को बैठ के बात करने के बाद फिर प्राइम मिनिस्टर एक पॉलिसी इसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। बिल्कुल ठीक, यानी कि कम से कम नून लीग इस बात पर इस पे डिबेट हो सकती है। मेरा ये मानना है कि अगर किसी वजह से भी इमरान खान बतौर वजीर आजम कोई ऐसा बयान देंगे तो उसके खदोखाल का तयन करके दें, ऐसे थोड़ी जैसे थोड़ी सी इंतशार की कैफियत ना। मुर्तज़ा आप साहब, सर वक्त थोड़ा सा कम है, मैं मुख्तसर जवाब सबसे चाहूंगी। सर एक तो एहतिशाम साहब ने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा था, मुझे उसका बिल्कुल शॉर्ट टू द पॉइंट आंसर दे दें कि जरदारी साहब का आप डिस्टेंस इतना क्यों है नून लीग के साथ। दूसरा क्वेश्चन सर कि एज अ प्रोविंस सिंध को क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं सर, अगर इन तमाम बंगालियों को जिनकी तादाद लाखों में बताई जा रही है इनको अगर शहरियत दी जाती है? देखिए सर ना, जो एहतिशाम साहब ने बात की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नून लीग की हुकूमत को बचाया, तो मैं उससे इख्तलाफ करूँगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किसी सियासी जमात की हुकूमत को नहीं बचाया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत को मुस्तहकम किया और पार्लियामान को बचाया, और ये आई थिंक उसी कॉन्ट्रीब्यूशन का नतीजा है कि 2018 में तीसरी स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर हुई है। तो मैं समझता हूँ क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाना चाहिए, और आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पार्लियामान के साथ खड़ी हुई है। ना पीटीआई हमारा इंटरेस्ट है, ना पीएमएलएन हमारा इंटरेस्ट है। हमारा इंटरेस्ट इस मुल्क का आइन है, इस मुल्क की डेमोक्रेसी है, इस मुल्क का पार्लियामान है, तो हम उसी के साथ खड़े रहेंगे इंशाल्लाह, अवाम के साथ खड़े रहेंगे। रही बात जो इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है, मैं मलिक साहब की बात की तायद करूँगा कि वज़ीर आज़म का जो भी स्टेटमेंट होता है वो बड़ा सीरियस स्टेटमेंट होता है। और आपने माजी में देखा कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे एक स्टेटमेंट दिया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कितना सीरियसली लिया। तो मैं समझता हूँ कि खान साहब को अगर कोई इतना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देना था, पॉलिसी बयान देना था जिसके असरात सूबाई हुकूमतों पर आएंगे, तो मैं समझता हूँ बेहतर ये होता कि उस सूबे में वो मौजूद थे, उस सूबे के चीफ मिनिस्टर से उनकी उस दिन काफ़ी बार मुलाकात हुई। अगर उस आइडिया को वो चीफ मिनिस्टर साहब से शेयर कर लेते, सूबाई हुकूमत से शेयर कर लेते, सूबाई हुकूमत को ऑन बोर्ड ले आते, तो और बेहतर तरीके से काम हो सकता। शायद सूबाई हुकूमत अपने तहफ़्फ़ुज़ात से उनको आगाह कर सकती, उनको बता सकती कि सिटीज़नशिप एक्ट 1991 का उसके पैरामीटर्स हैं क्या, सिंध की डेमोग्राफी है क्या, हमारे जो रिजर्वेशन होते हैं हम उनको बता सकते, और मैं समझता हूँ फिर एक बैलेंस्ड फैसला उनकी तरफ से आ सकता। लेकिन ये भी मैं समझता हूँ बड़ी गैर जमहूरी चीज़ है कि उन्होंने ऑल ऑफ अ सडन विदाउट स्पीकिंग टू द कंसर्न स्टेक होल्डर, आज जो सूबा सिंध या बलूचिस्तान से ऑब्जेक्शन उठ रही है उसकी वजह ये है कि सूबा सिंध में आप मौजूद थे, बलूचिस्तान में आपकी अपनी कोलिशन गवर्नमेंट है, आपने हमसे सुलह मशवरा नहीं किया और आपने एक स्टेटमेंट दे दिया, जो अगेन इस बात को शो करता है कि प्रेपरेशन का कोई यानी सर मुझे ये बात समझ आती है कि नून लीग हो या पीपी हो, इनको इस बात पर एतराज नहीं है। मुर्तज़ा साहब सर वक्त थोड़ा सा कम है, माजरत चाहूंगी, मैंने बाकी तो मेहमानों का भी कमेंट लेना है। एतराज सिर्फ इस बात पे है कि खान साहब की तरफ से या उनकी टीम की तरफ से कंसल्ट नहीं किया जाता। मीर सुल्तान साहब सर क्विकली मुझे बता दें कि क्या वजह है, खान साहब क्यों नहीं कोशिश करते कि टीम के थ्रू इस तरह की चीज़ों के ऊपर पहले डिस्कशन हो, बाद में ऑफिशियली बात की जाए? मेरे ख्याल में जी कंसल्ट तो आई एम श्योर उन्होंने किया होगा अपने एक्सपर्ट से, अपने जो लॉ के उनके एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ किया होगा। और मेरे ख्याल में जी इस चीज़ को हमें दो पॉइंट्स में देखना चाहिए। एक तो है अफ़गानी जो इमिग्रेंट्स हैं और एक जो बंगाली हैं। अब जो बंगाली इमिग्रेंट्स हैं जो शायद यहाँ रह गए जब पाकिस्तान और बांग्लादेश अनफॉर्चुनेटली अलहदा हुआ, वो पाकिस्तान बहुत प्रो पाकिस्तानी है और वो बांग्लादेश नहीं गए अपनी मर्ज़ी के साथ। इसी तरह कुछ लोग बांग्लादेश से पाकिस्तान आ गए जी, तो इसका मतलब है कि मतलब वो पाकिस्तान के साथ मोहब्बत रखते हैं, प्रो पाकिस्तानी हैं। तो उनको अगर हमने 40-50 साल से गैर पाकिस्तानी के तौर पर हम ट्रीट करें तो उनके साथ एक बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। और जहाँ तक अफ़गानी का ताल्लुक है तो खान साहब ने आज बड़ी क्लियर स्टेटमेंट दी है और आई एम श्योर अपने एक्सपर्ट से उस दिन भी कंसल्ट किया था और आज भी उन्होंने कहा है कि जो एलियंस हैं, जो अफगानी इमिग्रेंट्स आए हैं, हम उनको नेशनलिटी देने की बात नहीं कर रहे। लेकिन पाकिस्तान का लॉ ये कहता है कि जो उनके बच्चे हैं या कईयों के तो बच्चों के आगे बच्चे भी हो चुके हैं, उनको बाय लॉ पाकिस्तानी सिटीजनशिप जो है वो देना हमारा हक बनता है। उन्होंने कोट किया था कि दुनिया भर में इसी किस्म का कानून। लास्ट कमेंट एहतिशाम साहब, सर ये बताएगा कि इससे कतई नजर के पाकिस्तान में इशूज क्या हैं आपके ख्याल में? जो लोग 50-60 सालों से यहाँ रह रहे हैं, जिनकी 1-2 नस्लें पाकिस्तान में परवान चढ़ चुकी हैं, सर क्या उनके पास ये राइट होना चाहिए जो पाकिस्तान से कहीं नहीं जाना चाहते हैं?
देखिए सना, ये सबसे अहम चीज़ है जो मुझे अफसोस है कि ना मलिक साहब ने उस तरफ इशारा किया, ना नमुर्जा इस तरफ बात कर पाए। इनकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर का कितना मसला है, कितना बड़ा सिक्योरिटी का मसला है। आज तक आप देख लें, कराची का पता नहीं चल पाया कि वहाँ 30 लाख इलीगल लोग रह रहे हैं, 40 लाख रह रहे हैं। भाई पहले तो ये आइडेंटिफाई हो जाए कौन लोग हैं, किस तरह के लोग हैं, फिर उनको मेन धारे में लाया जाए। आप फैसला ही नहीं कर पाए कि आपने वापस भेजना है कि नहीं भेजना। अब बंगाली और बिहारी हजरात यहाँ पे बैठे हैं जो मुल्क से मोहब्बत करते रहे। अब इन प्रिंसिपल सारे PMLN भी कहती रही कि उनको मिलना चाहिए, इनको पाकिस्तान में रखेंगे ना पीपल्स पार्टी ने फैसला किया, उनकी गवर्नमेंट में भी। मेरा ख्याल है इन प्रिंसिपल तो इमरान खान साहब ने कोई गलत बात नहीं की। हाँ ये है कि अभी फैसला तो नहीं हुआ, पार्लियामेंट में वो कह रहे हैं हम लेके जाएंगे इस मसले को और फिर पार्लियामान के मुशावरत से इस काम को करेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना कोई सीरियस मसला है। अपने एक ह्यूमन राइट्स के हवाले से उन्होंने अपने कंसर्न का इजहार किया प्राइम मिनिस्टर ने, तो इट्स ओके, कोई इसमें मसला नहीं इतना बड़ा। जी कोई फैसला तो नहीं हुआ ना जी अभी। बिल्कुल ठीक। लेकिन से पिछले 2 रोज के दौरान जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए उसमें अपोजिशन की राय के बड़ा फर्क नजर आता है। लेकिन अगर सिर्फ इस मसले की तरफ खान साहब ने इशारा किया है तो यकीनन इस पे पहले सूबों के साथ ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कशंस होने चाहिए थे, उनकी नॉलेज में लाने चाहिए थे। और शायद बड़ी जो मेजर पार्टीज हैं उनकी राय यही है कि इस हवाले से बातचीत के बाद ऑफिशियली इस पे कोई ऑन रिकॉर्ड गुफ्तगू की जाती। लेकिन अगर खान साहब ने सिर्फ पॉइंट आउट भी किया इस मसले को तो कोशिश करें कि जिन प्रोविंसेस को इस सवाल से तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको भी साथ लेकर चला जाए और उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर किए जाएँ। चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।